हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है दोस्त। तो ये दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्त, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कि आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्त, और कमेंट करना ना भूलें कि कमेंट से ये होगा कि हमें भी मतलब एहसास होगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, और मुझे भी और भी हौसला बुलंद होगा कि मैं भी क्या पढ़ाऊँ आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो को लॉकडाउन के माध्यम से, ठीक है दोस्त, इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाई किया जा रहा है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराया जाए। तो इसमें फर्स्ट नंबर बहुविकल्पी, जो हाई स्कूल साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नंबर का जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्त, एक नंबर का वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है दोस्त, इन तीनों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से एक एक नंबर का जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, ये सबसे मोस्ट है। जैसे लोग नहीं कहते हैं तुक्का मारना, तो ये समझिए तुक्का मारना ये काम है आपका। फर्स्ट नंबर कि आपका जो भी मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा आपको देखना है, आपके पास तो टाइम कम रहेगा, तो प्रोसेस फर्स्ट ये है कि आप उसी के अनुसार रिवीजन करें, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी। ठीक है, तो एक एक नंबर का टॉपिक आपके लिए सबसे मोस्ट है। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है इन चारों में से। फर्स्ट नंबर ये है कि जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। दूसरा नंबर, बर्फ के गलन पर जल का बनना। तीसरा नंबर है जल में लवण का विलय होना। और चौथा नंबर है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। इन चारों में से आपका एक ही मतलब तुक्का मारना है। अब समझे तो आप तैयारी अगर नहीं करेंगे तो तुक्का ही मारेंगे, अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इस प्रोसेस के अनुसार जैसे हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस में सुबह से शाम तक, जब तक हम जब जग जाते हैं, जगने के पश्चात और उनके बाद यानी इवनिंग तक, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी हमारी मतलब क्रियाएं होती है वो क्या है, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं ही होती हैं। जैसे भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं, इस क्रियाओं के माध्यम से, जैसे सुबह फर्स्ट क्रिया रासायनिक क्रिया अगर समझे तो दूध जो है, दूध को जब उबालते हैं तो हमारा क्या है, रासायनिक क्रिया है। ठीक है दोस्त, और भौतिक क्रियाएं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या गतिशील होना या मोशन की स्थिति में हमारा क्या हो, भौतिक स्थिति। और रासायनिक स्थिति जो है, दूध से दही का बनना या मतलब उसको आगे की प्रोसेस में एडवाइज करना। तो आइए अब इन चारों में से हमारा एक नंबर जो होगा सही वह है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। इसमें क्या कर रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है दोस्त, पहला हमारा जल के क्वथनांक, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन भौतिक परिवर्तन, जल में लवण ये भी भौतिक परिवर्तन। और ये कह रहा है कि इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, इसमें नहीं होता है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक उदाहरण है जिस उदाहरण का नाम है NH3 प्लस O2, उसके बाद से उत्पाद में है NO, उसके बाद से प्लस H2O, यानी अभिकारक में हमारा है NH3 प्लस O2। ठीक है, फिर उत्पाद में हमारा है NO प्लस H2O। ठीक है, अब इस समीकरण को हमने बैलेंस किया है। बैलेंस करने के पश्चात इसमें कर रहा है कि इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है
उपचयन या अपचयन, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और चौथा नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। अब इन चारों में से एक हमें मतलब सही करना है। तो कह रहा है कि इन निम्नलिखित अभिक्रिया में एक उदाहरण है जिसका फर्स्ट नंबर अगर हम माने तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये भी है। ठीक है दोस्त, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये भी है। उसके बाद से अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं जिसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं ये भी है। इसमें कह रहा है कि अगर हम हल करें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब उसके बाद से अगर इसकी बात करें, ठीक है, उपचयन या अपचयन, उपचयन या अपचयन जिसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, जो वेरी वेरी मोस्ट है भाई, हर साल हर बोर्ड में आता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है दोस्त, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है दोस्त, ये हमारा रहा उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे क्या करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें दोनों साथ साथ हो रहा है, उपचयन तथा अपचयन दोनों जब साथ साथ हो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कर रहा है। तो ऐसा उदाहरण या ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाएं या अपचयन अभिक्रियाएं जिसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये दोनों क्या हो? एक साथ सम्मिलित हो। तो हमारा ये पहला और तीसरा दोनों टिक होगा। ठीक है दोस्त, आगे तीसरा नंबर, दी हुई अभिक्रिया वेफ के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कह रहा है कि दी हुई अभिक्रिया में वेफ के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? जैसे Fe, उसके बाद से H2O जो हमारा अभिकारक है, ठीक है दोस्त, उसके बाद से फिर उत्पाद में बना है Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है दोस्त, H2 बना है। अब इसमें कर रहा है कि एक नंबर कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है या जल अपचयित हो रहा है। तीसरा नंबर जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है और चौथा नंबर है जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इन तीनों में से, इन चारों में से हमें सही करना है इस उदाहरण में। तो इसमें देखिए आयरन धातु का भी ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है दोस्त, इसमें आयरन धातु का भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। उसके बाद से जल H2O यानी जल का भी क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है और अपचयित होकर क्या हो रहा है? आगे बना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकल गया है। उसके बाद से चौथा हमारा है कि जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। जल हमारा ऑक्सीकारक के रूप में क्या कर रहा है? यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसमें होगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका लिखा रहेगा कि एक नंबर फर्स्ट तथा या ऐसा रहेगा एक या दो तथा तीन, ठीक है, या चौथे में से कौन है? तो ये एक नंबर, उसके बाद से अगर दूसरा देगा तो लिखेगा दो या तीन, ठीक है, तथा फर्स्ट, ठीक है, ऐसे देगा समीकरण और उसमें से आपको टिक करना है। तो आपका ये ए वाला सही रहेगा। ठीक है, इसमें कौन सा है? पहला भी है, दूसरा भी है और चौथा भी है, ये आपका होगा। फिर चौथे नंबर पे पहुंच रहे हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम क्या है? वो ऊष्माक्षेपी है। तो ये इस चौथे में हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर कह रहा है बिना बुझे चूने वेफ साथ जल की अभिक्रिया। दूसरा नंबर एक अम्ल का तनुकरण, एक अम्ल का तनुकरण। और चौथा नंबर, तीसरा नंबर जो आपको आएगा जल का वाष्पीकरण और चौथा होगा कपूर यानी क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। जो ऊर्ध्वपातन विधि है वो 9th में भी है और यहाँ पे संक्षिप्त में है। ठीक है, तो 9th के बुक में है ये, संक्षिप्त में
वो सॉरी 9th में है विस्तृत में, बट हमारा यहाँ पे क्या है संक्षिप्त में ऊर्ध्वपातन विधि कैसे करते हैं, कपूर का ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पे हम बढ़ेंगे डायरेक्ट। तो इसमें करा है कि प्रक्रम उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो फर्स्ट नंबर होगा बिना बूझे चूने वेव साथ जल की अभिक्रिया, और दूसरा होगा एक अम्ल का तनुकरण। ठीक है दोस्त, ये दो होंगे सही, ये दोनों राइट होंगे उस स्थिति में। ठीक है, और फिर 5वां नंबर आपका है कि 25 ml या 25 ml जल युक्त A तथा या AB तथा C के रूप में चिन्हित 3 बीकर लीजिए। ठीक है, कह रहा कि 3 बीकर लीजिए, उसमें A, B तथा C बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो निर्जल तथा CuSO4 कॉपर सल्फेट एवं या तथा NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर A तथा B के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई। अब इसमें कह रहा है कि आप 3 बीकर लीजिए, बीकर 1, बीकर 2 और बीकर 3। तो आइए हमने बीकर लिया है, बीकर A, बीकर B और बीकर C। ठीक है, बीकर A में हमने रखा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बीकर B में हमने रखा है कॉपर सल्फेट और बीकर C में रखा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों बीकरों में और उसके बाद से 25 ml, ठीक है 25 ml जल हमने रखा है। क्या रखा है? 25 ml जल रखा है। उसके बाद से बीकर बी में भी वही है, 25 ml क्या जल है। फिर बीकर सी में भी 25 ml जल है। अब इसमें हमने क्या किया? क्रिया कराया। किससे क्रिया कराया? जल के साथ। कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया है जल से, तो ये तैयार हुआ आपका। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी, समीकरण भी लिखा है NaOH प्लस H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। अब उत्पाद में हमारा तैयार हुआ NaOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गया यानी बाहर निकल गया है। अब इसको हमने समीकरण को संतुलित किया है, संतुलित समीकरण भी आता है, तो समीकरण को हमने संतुलित कर दिया। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद से समीकरण, उसके बाद से बीकर बी में आएंगे, तो बीकर बी में कॉपर सल्फेट और जल दोनों के साथ जब क्रिया कराया गया है तो बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CuOH का ट्वाइस। फिर हमारा क्या निकला है बाहर? H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर बीकर सी में हमने NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ जल से जब क्रिया कराया तो क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोरीन और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया है। ठीक है, तो इन तीनों हमने प्रैक्टिकल भी हल किया आगे, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आप 5वें नंबर में जब 25 ml जल युक्त ABC तीनों बीकर में जब रख रहे हैं और जल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो इन तीनों में से कौन सा होगा सत्य। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आपका बनाया फिगर, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद से इसमें कह रहा है 1 नंबर बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें कौन सा संपन्न हो रहा है? A और B दोनों में ऊष्मा हो रहा है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का प्रयोजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से बीकर C में, C वाले में भी क्या हो रहा है? ऊष्मा का प्रयोजन हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है? तीनों में जल से क्रिया कराया है। तीनों में किन से क्रिया कराया है? जल से। जब जल से भी क्रिया किया है तो क्या हुआ? ये ऊष्मा का संपन्न हुआ है। अब 6वां नंबर है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन के युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का है, फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। अब एक बीकर में हमने क्या रखा? पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं। तो आइए इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इस फिगर में हम पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस सल्फेट